नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल याद कीजिए, जिसमें जो पाई है, पाई का जो हमें मान रखना है वो 3.14 रखना है तथा जो √3 है उसका जो मान हमें रखना है वो हमें 1.73 रखना है। इस प्रकार क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। माना कि ये जो वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। आगे समझ में कि कोई जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी इस वृत्त की ये केंद्र बिंदु, सबसे पहले बात करते हैं, ये केंद्र बिंदु O है और इस वृत्त के अंदर एक जीवा है और जीवा से जो कोण अंतरित करती है केंद्र पर वो कितने का करती है, 60 डिग्री का करती है। यानी मैंने ये जीवा बनाई है, माना कि जीवा है और जीवा का नाम दे दिया A और B, और ये जीवा जब इससे मिलाते हैं केंद्र बिंदु O से और इधर भी केंद्र बिंदु O से हम मिलाते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है वो कोण कह रहा है अभी 60 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें जो इसके संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल याद करना। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया। तो ये जो जीवा है इसको क्या बोलेंगे भाई, जीवा। जीवा कौन सी, A और B। इस जीवा और इसके अंदर जो ये दे रखा है ये है इसकी त्रिज्या, क्या भाई, त्रिज्या। और त्रिज्या को किस में मापते हैं, R में, और R कितना दे रखा हमें, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। केंद्रीय कोण थीटा, या क्या भाई केंद्रीय कोण की बात करते हैं, केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण थीटा जो कितना बन रहा है यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। आगे आपके समझ में। अब इस डायग्राम के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल याद करना। तो ये जो भाग बना, जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांटती है, छोटा वाले भाग को हम क्या बोलते हैं भाई, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और पीछे जो बड़ा वाला भाग है इस भाग का नाम हो गया आपके दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे भाई इसको, दीर्घ वृत्तखंड। प्रश्न के अनुसार हमें दो भागों का क्षेत्रफल याद करना है। इस भाग का क्षेत्रफल याद करना है, मान लो इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है, इसका, इस भाग का नाम हो गया लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल याद करना है। इसी प्रकार बाकी जो दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल याद करना। तो क्षेत्रफल याद करने के लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है कि किस प्रकार का केंद्रीय हमें क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार केंद्रीय कोण थीटा दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है। इन दो की सहायता से हमें संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे हल। ये हो गया हल, और हल के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार जो हमें वैल्यू दे रखी है और रखनी है। तो प्रश्न अनुसार वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को किसमें मापते हैं, R में। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। दूसरी बात हमें क्या दे रखा, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण थीटा, ये कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा। थीटा का मान हमें दे रखा है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रही। इसकी सहायता से हमें क्षेत्रफल याद करना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखो। इस डायग्राम के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है AOB। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB। AOB त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के अंदर नोट करना आप, जो ABO जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज के अंदर जो कोण A है, क्या बोलेंगे, कोण O है, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और इस त्रिभुज के अंदर देखना ये भी त्रिज्या A और O और B दोनों समान है। क्यों, हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि A और O बराबर है BO। किसके बराबर है, AO किसके बराबर है, BO के बराबर, क्योंकि त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा समान होती है। त्रिज्या R है, कितनी वैल्यू इसकी, 15 सेंटीमीटर। तो कहने का अभिप्राय इसकी जो मान है वो 15 सेंटीमीटर है, ये भी कितना आपके 15 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार, अब 15 सेंटीमीटर हो गया आपने पढ़ा। तो इसका मतलब ये जो दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये जो कोण होगा, इसलिए ये कोण और कोण B, कोण A और कोण B दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि ये बराबर है तो इसका मतलब इसलिए क्या होगा, कोण A बराबर होगा कोण
बी आ गया। और हम जानते हैं कोण ओ कितना है कि कोण ओ है जो है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। तो एक त्रिभुज के अंदर टोटल तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है कि हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर होता है 180 डिग्री। आगे समझे तो ये क्या कह रहा है भाई, कोण ओ की वैल्यू कितनी है कि 60 डिग्री है। कितनी दे रखी है कि 60। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण ए कोण बी बराबर प्लस है तो 60 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, को एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे। अब देखो आप, और इन दोनों कोणों का मान भी बराबर है तो इसका बराबर हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। दोनों का मान अगर बराबर है तो इन दोनों के स्थान पर ऐसा भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 2a भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर होता है, इन दोनों से माइनस करो आप, 180 में से 60 गए तो कितने बच गए? 120 डिग्री बच गए। इन दोनों की वैल्यू आ गई तो इसलिए क्या आ गया, 2 एंगल ए बराबर आ गया 120 डिग्री। तो आगे क्या सोल्व करेंगे तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 120 डिग्री बटावा 2, ये कट जाएगा तो कहा गया 60 डिग्री। तो कहने का अभिप्राय जो एंगल ए आया वो एंगल ए आया आपके 60 डिग्री, और एंगल ए है जितना का जितना क्या एंगल बी है। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपके 60 डिग्री और ये भी हो गया आपके 60 डिग्री। और ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोणों का मान समान हो तो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे आपके समझ में? और समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोणों का जो मान है वो भी समान हो गया। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। आगे आपके समझ। और समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण होता है वो कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। अब आ गया समबाहु त्रिभुज। तो कहने का अभिप्राय जो ये वर्त है, इस संपूर्ण वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? अभी हमने पढ़ा वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। आगे से इस संपूर्ण वर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके अंदर अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड कौन सा बना? ओ ए का ये भाग जोड़कर ये सारा का सारा जो भाग है जीवा समेत जो भाग बना वो त्रिज्यखंड होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, जो संपूर्ण वर्त का जो क्षेत्रफल है सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे और पीछे जो भाग बचेगा वो किसका वर्त क्षेत्रफल आएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। कहने का अभिप्राय सबसे पहले हमें किसका भाग निकालना है कि भाई इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इसको किस प्रकार लिखते हैं समझो। इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज हुआ वो क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या होता है भाई? तो सबसे पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कौन सा है? यह है हमारे त्रिभुज AOB। इसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं के अंदर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा क्या है? भुजा यार इसकी त्रिज्या दे रखी, आर दे रखी। क्या दे रखी? आर दे रखी। आर का मान कितना दे रखा? हमें 15 दे रखा। ये इस सूत्र की सहायता से हमें इस समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मैंने बताया आपको कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड में कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। कौन सा हो गया? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे समझो आपके यहाँ कौन सा भाग? ये भाग। इस भाग को बोलेंगे आपके लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे। किसका कर देंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो आराम से वैल्यू रखो आप। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हम कहेंगे बराबर
बराबर पहले क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, यही होता है। माइनस क्या करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और समबाहु त्रिभुज कौन सा हम लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। क्या सूत्र होगा, वो सूत्र लगाएंगे, हम लिखेंगे √3/4 और भुजा स्क्वायर, गुणा में क्या है भाई भुजा स्क्वायर, ये वैल्यू रखो। करो सोल्व करो, किस प्रकार करेंगे देखो कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमने, पाई की क्या बताई भाई कि 3.14 रखने, तो हम लिखेंगे 3.14। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा 15, कितना दे रखा भाई आर हमें 15 दे रखा, तो हम लिखेंगे 15 × 15। आगे समझो आपके थीटा कितना दे रखा, थीटा दे रखा भाई 60, केंद्रीय कोण कितना दे रखा 60 डिग्री, अपोन में कितना आएगा 360 आया, ये आ गया 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझ। अब करेंगे माइनस, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सूत्र होता है भाई हमने लिखा √3 लगाएंगे, √3/4, भुजा कितनी दे रखी है 15, तो 15 × 15 कर दी। आगे आपके सामने अब हमें √3 का मान कितना रखना है वो बताइए। √3 का मान क्या रखना है भाई हमें 1.73 रखना है, क्या रखना 1.73। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि, तो इसमें सबसे पहले क्या है भाई कि 3.14 ठीक है गुणा 15 × 15 × 60 डिग्री। आगे यहाँ तक समझे। अपोन में क्या है, अपोन में 360 डिग्री। आगे समझे। अब लगो माइनस, क्या बचा √3, अच्छा √3 के स्थान पर क्या लिखना है कि इसके स्थान पर लिखना 1.73। आगे समझो आपके गुणा कितना है कि 15 × 15, अपोन में क्या है अपोन में 4 है, तो हमने 4 लगा दी। आगे यहाँ तक सुन। अब इस संख्या के अंदर आपने पढ़ा होगा दशमलव को हमें हटाना है, और दशमलव हटाने के लिए क्या दशमलव के बाद में जितने अंक है उस आधार पर उस संख्या का हमें भाग देना पड़ता है। अगर दशमलव के बाद में एक संख्या 10 का भाग देना पड़ेगा, और दशमलव के बाद में अगर 2 संख्या है तो हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ अपोन में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यह हो गया 100 से गुणा। इसी प्रकार इसका हम दशमलव हटाएंगे तो इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे। आगे यहाँ तक समझ में। अब इस संख्या के अंदर आपने गुणनखंड पढ़े होंगे, तो इन दो संख्याओं के अंदर इसको आसानी से सरल करना है। सरल करना तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों संख्या में जो कॉमन है उस कॉमन को बाहर ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या है भाई, इसमें 15 × 15 है, इसमें भी 15 × 15 है, इधर अपोन में 100 है, इधर भी अपोन में 100 है। तो इससे हम क्या करेंगे 15 × 15 बटावा 100 को हम कॉमन ले लेंगे। तो किस प्रकार लेंगे देखो आप, तो कॉमन आ गया आपके 15 × 15, अपोन में आ गया आपके 100। आगे ये ब्रैकेट हो गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे हमारा बचा 314 बटावा 360 × 60 डिग्री, ये डिग्री में है तो डिग्री लगा दो। आगे यहाँ तक समझे। अब माइनस में क्या है, माइनस देखो पीछे क्या बचा 173 बटावा 4। आगे यहाँ तक समझ। अब देखो काट दो आप डिग्री वाले भाग को, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 1 बार, और ये 6 बार कट गया। आगे समझा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और देख लो कटता है तो 6 से कट जाएगा, तो पावड़े से कटेगा, 3 बार कटा, ये 3 आ गया 2 से, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 1, ये हो गया बच गया 11, 11 को आपके 5 बच गया 1 7, 157। कितने बार कटेगा 157, 157 बटावा 3 माइनस 173 बटावा 4। अब इसको हम क्या करेंगे 157 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा देखो आप इसको यहाँ देखते हैं। तो ये हो गया 15 को 15 से गुणा किया तो हो गया आपके 225 बटावा 100। आगे समझ आपके। अब ये बचा आपके 157 बटावा 3 माइनस 173 बटावा 4। आगे यहाँ तक समझे। अब इसको अब क्या करेंगे 3 का भाग इसमें दे दो, पॉइंटों में जो आएगा वो वैल्यू रख देंगे, और 173 में 4 का भाग दे दो, जो वैल्यू आएगी हम देखेंगे। देखो कैसा होगा कि 225 बटावा 100 तो है ही है। अब 153 देखो कितनी बार गया, 5 × 15 5 बार गया, यह हो गया 5। फिर बच गया 7, 7 में कितनी बार जाएगा आपके कि 7 दूण 3 दूण 6, या 2 बार गया, ये 2 हो गया। बच गया पॉइंट 1 बच गया, 1 का 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 10, 10 में 3 का भाग 3 बार गया, बच गया 1 10 में, तो 52.33 इसकी वैल्यू आ गई यहाँ। अब लगो माइनस में। अब 4 का भाग इसमें दो, 4 का 17 में जाएगा, 16 बार जाएगा 4 बार, तो 4 हो गया, ये देखो 4, ठीक है। अब बच गया 1 हो गया 13, 13 के अंदर 4 का भाग 3 बार गया, तो ये हो गया 3, ठीक है। फिर देखो ये 13 का अब बच गया कितना 1, 1 में जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1 के अंदर भाग गया 2 बार, बच गया, तो टोटल आ गया आपके ये हो गया 52.33 माइनस 43.25। ये इसकी वैल्यू इसमें से बाहर निकालनी है।
देखो कितनी वैल्यू आएगी, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 225 बटा 100 गुणा, अब 52 से ये लिखा कि 52.33 माइनस 43.25 को बाहर निकालना है। 3 में से जाएगा उधार लिया 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो गया आपके 52, 2 2 उधार लिया 12, 12 में से 3 गए, बच गए आपके 9, और ये बच गया आपके, ये आ गई वैल्यू कितनी आ गई 9.08 आ गई, कितनी आ गई 9.08 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे 9.08 को 225 से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे 225 से गुणा करेंगे। देखो गुणा इस प्रकार करो आप 9.08 गुणा 225, गुणा करो आप 5 को 8 से किया 40, ये 40 का 0 बच गया 4, 0 से गुणा किया 5 को 0, 0 और 4 ये हो गया 4। अब 5 को करेंगे 9 से 9 पने 45, ये आ गया, फिर ये क्रॉस लगाया, फिर 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 बच गया 1, ये 16 इधर लिख दो, 8 दूनी 9 दूनी 18, ये 18 यहाँ गया, फिर क्रॉस लगाओ और ये वैल्यू रखो, जो सेम आया वो संख्या यहाँ लिख दो 6181, ये आ गया। अब वैल्यू कितनी आ गई देखो 0, 4 और 6 टोटल 10 हो गया असल का 1, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 और 6 13, ये हो गया 13 का 3 बच गया 1, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 1 14 बच गया 1, तो ये हो गया आपके 8 1 1 2, 2 और 8 10, 10 का 0 बच गया 1, तो ये हो गया आपके वैल्यू। अब कितने के बाद लगाना है, तो 1 2 का पॉइंट, ये आ गया आपके 2043 आ गया। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ गया 100, और 100 आ गया तो अब 100 के 0 लगा दो, आप 2 से कटेगा 1 ही पॉइंट आ गया, 2 से कटेगा ये पॉइंट आ गया, तो वैल्यू आ गई 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, ये इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये किसका क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल आया आपके लघु वृत्तखंड का, किसका आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 20.43 cm स्क्वायर प्राप्त हो गया इस भाग का। अब हम निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उस वृत्त का क्षेत्रफल के अंदर से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पीछे जो बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे देखो आप, तो इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो गणित को आप इस प्रकार करो, आराम से क्वेश्चन को समझ लोगे तो आराम से इजी वे से आप कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला भाग सोल्व करते हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है भाई, ये वैल्यू थोड़ी सामने रखनी है 20.43 है, इसको हमें याद रखनी है कि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब हम करेंगे हल, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल का जो किस प्रकार निकालेंगे, तो हमने बताया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें से माइनस क्या कर देना हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त क्षेत्रफल, ये हो गया। आगे समझो आपके। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, वो क्या हुई कि 20.43। आगे यहां तक समझे। अब पाई का मान हमें बताया क्या रखना है, पाई का मान हम लिखना 3.14 रखना, तो हम लिखेंगे 3.14। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, तो हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 गुणा 15। आगे समझे, माइनस 20.43। अब देखो आप इसको सोल्व करो, तो 3.14 गुणा 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 का वर्ग आपको पता है 225 होता है। आगे यहाँ समझ में माइनस 20.43 आ गया। अब हमें क्या करना, ये जो बचा इसका हमें 225 से गुणा करना, तो हम लिखेंगे 3.14 गुणा 225 से गुणा कर लो आप। 25 को 5 को 4 से किया 20, 20 का आ गया 0 बच गया 2, 5 को 1 से 5, 5 और 2 7। फिर क्या करना है, 5 को 3 से करेंगे 15, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 2 से 1 से किया तो 2, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, क्रॉस कर दो डबल। फिर 2 का देखो 8 आ गया,
2 को 1 से किया तो 2 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। अब इनको जोड़ दो, 0 7 8 15 बच गया हासिल का 1, 5 1 6 6 2 8 8 8 16 बच गया हासिल का 1 1 1 2 2 और 6 8 8 2 10 10 का 0 बच गया 1 7। ये हो गया आपके 6 1 7। अब पॉइंट कितने पे लगाएगा? 2 के बाद में 1 2 तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 ये पॉइंट लगा दी। तो वैल्यू अब कितना आ गया? 706.50 आ गया। तो यहाँ वैल्यू इसकी रखो, बराबर लगाओ, क्या आएगा भाई कि 706.50 माइनस लघु का कितना क्षेत्रफल है? 20.43, ये आ गया। अब वैल्यू क्या रही देखो, आप इसमें से माइनस कर लो, तो माइनस कर लेंगे 706.50 माइनस 20 पॉइंट क्या लिखेंगे? 20.43 जाएगा नहीं। ये देखो एक उधार दिया, 10 10 में से 3 गए, बच गए 7, यहाँ बच गया 4 4 में से 4 गया 0 पॉइंट। यहाँ देखो आप 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से ये उधार ले लिया तो कितना हो गया? 10 10 में से 2 गया 8, ये हो गया आपके 8। और यहाँ कितना बच गया आपके? 6 वो कितना आया? 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। किसका? दीर्घवृत्तखंड का। किसका आया? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। आगे समझो आपको। सबसे पहले हमें क्या करना था? प्रश्न क्या कह रहा था? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त है, ये वर्त हो गया, जिसकी एक जीवा है जो केंद्र में कितने का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपने पढ़ा है संभव ये 60 डिग्री का है, तो ये इसकी अगर ये भुजा समान है तो ये कोण भी ये कोण समान होगा, और समान होगा तो आपको पता है इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हो गए, तो इस प्रकार तीनों कोणों का मान कितना? 60 हो गया। 60 होते ही क्यों कौन सा त्रिभुज कहलाया? समबाहु त्रिभुज कहलाया। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होती है। इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लिया। ये क्षेत्रफल निकालने के बाद जो पीछे जो भाग बचा वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। यानी जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, उस त्रिज्यखंड के लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल था, उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। पीछे जो भाग बचा वो हो गया लघु वर्तखंड का भाग क्षेत्रफल। और संपूर्ण वर्त का जो क्षेत्रफल था, उसमें से अगर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम बाहर निकाल लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो दीर्घ वर्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाला। तो इस प्रकार दीर्घ वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। और लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आया था, लघु का जो आया था वो हमारा था 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।